आखिर कैसे केवल रेत से बना 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला दुबई का पाम जुमेरा आइलैंड आज तक समुद्र में नहीं डूबा? और आखिर कैसे दुबई ने समुद्र की विशाल लहरों के बीच में समुद्र के अंदर ही इस आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण कर दिया? और इस विशाल आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने में आखिर इंजीनियर्स को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? और इस आइलैंड को बनाने में कितनी लागत आई, बताएंगे आज के वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मिस्टिका ओशियन हिंदी पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बेजोड़ इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण दुबई में बना पाम जुमेरा आइलैंड आज तक इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड माना जाता है। एक समय पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाने वाला दुबई आज अपने महंगे महंगे होटल्स और बीचेस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में दुबई ये बात समझ चुका था कि उसके पास मौजूद पेट्रोलियम, जो कि उसकी आय का मुख्य साधन था, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता था। इसलिए दुबई के उस समय के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने किसी ऐसे विकल्प को तैयार करने के बारे में सोचा जो दुबई को पूरी दुनिया में टूरिज्म के लिए आकर्षित कर सके, क्योंकि टूरिज्म दुबई के लिए एक मुख्य आय का साधन बनता जा रहा था। दुबई के बीचेस पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे थे और पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स दुबई आ रहे थे, लेकिन दुबई की कोस्ट लाइन काफी ज्यादा छोटी थी, जो इतनी ज्यादा संख्या में आने वाले टूरिस्ट के लिए पर्याप्त नहीं थी। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई की कोस्ट लाइन, जो केवल 70 किलोमीटर थी, उसे बढ़ाने का निर्णय किया और उन्होंने समुद्र में एक ऐसे आइलैंड को बनाने का विचार किया जिससे दुबई में होटल और टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इस बेहद नायाब आइलैंड को किस प्रकार से बनाया जाए, इसका नक्शा बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों और इंजीनियर्स को काम पर लगाया गया। अलग अलग लोगों ने इस आइलैंड के लिए कई सारे नक्शे पेश कर दिए, लेकिन इन सारे नक्शों में आइलैंड की जो डिजाइन दी गई थी उससे दुबई की कोस्टलाइन में उम्मीद के अनुसार विस्तार नहीं हो रहा था, जिसके कारण सारी डिजाइन्स को कैंसिल कर दिया गया। आखिर में क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने खुद ही इस आइलैंड का नक्शा तैयार किया, जो कि एक पाम ट्री की तरह था। नक्शा तैयार होने के बाद इस आइलैंड को बनाने के लिए हॉलैंड की एक कंपनी के साथ डील की गई और दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स को इस काम पर लगा दिया गया। इस आइलैंड को समुद्र में बनाने पर इंजीनियर को सबसे पहली मुश्किल का सामना करना था, जो कि समुद्र में आने वाली लगातार लहरें और तूफान था। आइलैंड को बनाने के दौरान इन मुश्किलों से बचने के लिए इंजीनियर्स ने इस बनने वाले आइलैंड के चारों तरफ एक अर्धगोलाकार पत्थर और रेत की दीवार बनाने का विचार किया, जिससे सुनामी और तूफान से बचा सके। आइलैंड के चारों तरफ इस दीवार को ब्रेक वाटर का नाम दिया गया। इस आइलैंड को मजबूती से बनाने के लिए इंजीनियर्स ने इसे स्टील और सीमेंट से बनाने का सुझाव दिया, लेकिन दुबई के शेख इस आइलैंड को पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से बनाना चाहते थे और वो चाहते थे इसका निर्माण केवल और केवल रेत और पत्थरों से किया जाए। इंजीनियर्स के लिए इतनी ज्यादा रेत और पत्थर खोजना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस आइलैंड को बनाने के लिए लगभग 9 करोड़ 40 लाख वर्ग मीटर रेत लगने वाली थी और इसके साथ ही आइलैंड की ब्रेक वाटर यानी कि अर्धगोलाकार दीवार को बनाने के लिए 55 लाख वर्ग मीटर पत्थरों की आवश्यकता थी। इस आइलैंड में लगने वाले पत्थर भी ऐसे होने चाहिए थे जो समुद्र के खारे पानी, जिसमें बहुत ज्यादा लवण होते हैं, का सामना कर सके और लंबे समय तक टिके रहें। आपको बता दें, इस आइलैंड में जिन ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उन्हें भारत से भेजा गया था। इतने बड़े आइलैंड को बनाने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लगना बिल्कुल लाजमी था, लेकिन दुबई के शेख को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उन्होंने इंजीनियर्स टीम के सामने इस आइलैंड को बनाने के लिए केवल 5 साल का टारगेट रखा और हैरानी की बात यह है कि इन 5 सालों में केवल 2.5 साल ही आइलैंड बनाने के लिए थे और बाकी के 2.5 साल आइलैंड पर लग्जरियस होटल्स और बाकी चीजों के निर्माण के लिए थे। साल 2001 में इंजीनियर्स ने इस आइलैंड की ब्रेक वाटर का निर्माण शुरू किया। समय बीतता गया और 6 महीने में इस ब्रेक वाटर का केवल 4 किलोमीटर का हिस्सा ही तैयार हो पाया। इस आइलैंड को बनाने का काम शेख द्वारा दी गई डेडलाइन से बहुत ज्यादा पीछे चल रहा था, क्योंकि अब इंजीनियर्स के पास केवल 24 महीने ही बाकी थे।
बची हुई ब्रेक वाटर और इसके अंदर पाम ट्री के साइज का आइलैंड तैयार करने के लिए। लेकिन इस ब्रेक वाटर का निर्माण इतना ज्यादा खतरनाक था कि कोई भी छोटी सी गलती एक पल में इस पूरे आइलैंड को समुद्र में डुबो सकती थी। इस ब्रेक वाटर में लगाए गए एक एक पत्थर को पूरी तरह से चेक करने के बाद ही इंजीनियर अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहे थे। बीतता हुआ समय इंजीनियर्स के लिए मुश्किल बनता जा रहा था, क्योंकि जिस स्पीड से आइलैंड का काम चल रहा था उससे किसी भी हालात में दी गई डेडलाइन में आइलैंड को पूरा कर पाना संभव नहीं था। इसके बाद इंजीनियर्स ने यह निर्णय लिया कि ब्रेक वाटर और पाम ट्री के आकार के आइलैंड को एक साथ बनाया जाए, लेकिन उन्हें आइलैंड को समुद्री लहरों और तूफानों से भी बचाना था। इसके लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि जैसे जैसे ब्रेक वाटर का निर्माण होता जाएगा उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आइलैंड का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस आइलैंड को बनाने के लिए लगभग 150 करोड़ टन रेत की आवश्यकता थी, और इतनी ज्यादा रेत मिलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वैसे तो दुबई में रेगिस्तान की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन रेगिस्तानों में मौजूद रेत के एक भी कण का इस्तेमाल इस आइलैंड को बनाने में नहीं किया जा सकता था, क्योंकि रेत किसी भी तरह से आइलैंड के लिए सूटेबल ही नहीं थी। इस आइलैंड के लिए रेत को समुद्र से निकालने का निर्णय लिया गया। रेत को समुद्र से निकालना महंगा तो था, लेकिन इसे ट्रांसपोर्ट में लगने वाला कीमती समय भी बचने वाला था। इस आइलैंड में पाम ट्री के कुल 16 शाखाओं को बनाना था, जिसमें कि इसकी केवल एक ही साइड सीधी थी, बाकी सारी मुड़ी हुई थी, जिसके कारण समुद्र से निकाली जाने वाली रेत को कहां पर स्प्रे किया जाए ताकि आइलैंड के शेप को मेंटेन रखा जा सके, ये भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। इस समस्या को दूर करने के लिए सैटेलाइट्स की मदद ली गई, क्योंकि आसमान से देखने पर इस आइलैंड का क्लियर एरियल व्यू लिया जा सकता था कि आखिर इंजीनियर जिस पाम ट्री आइलैंड को बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं उसका साइज वाकई में वैसा बन रहा है या नहीं। आगे आइलैंड के साइज को मेंटेन करने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। साल 2003 में इंजीनियर्स ने ब्रेक वाटर का निर्माण पूरा कर लिया, लेकिन असली समस्या तो अभी इंजीनियरों के सामने आनी बाकी थी। आइलैंड को बनाने के बाद अब बारी थी इनमें शानदार होटल और विला बनाने की, लेकिन उसके लिए आइलैंड में डाली गई रेत का ठोस होना बहुत जरूरी था। और यहाँ पर इंजीनियर्स को सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जिस आइलैंड का निर्माण उन्होंने समय से पहले ही कर लिया था, अब उसकी रेत धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी थी, और ये रेत इतनी मजबूत भी नहीं थी कि उसमें बिल्डिंग्स बनाई जा सके। भूकंप का एक छोटा सा झटका भी इस रेत को समुद्र में मिला सकता था। इस समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने एक उपाय निकाला। आइलैंड की रेत को मजबूती देने के लिए हजारों ड्रिल मशीनों से 2 लाख से ज्यादा ड्रिल किए गए। इन ड्रिल के कारण जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा था उससे आइलैंड की रेत पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होती गई, और अभी आइलैंड होटल और विला बनाने के लिए तैयार हो चुका था। साल 2009 में इस साल पाम जुमेरा आइलैंड में होटल्स और विला बनकर तैयार हो चुके थे, और इसे पूरी तरह से ओपन कर दिया गया था। इस नायाब आइलैंड को बनाने में लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था। इंजीनियरिंग के इस बेजोड़ नमूने ने दुबई की अलग पहचान दुनिया के सामने रखी है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अपने कीमती समय को देने के लिए धन्यवाद। मुलाकात होगी अगली वीडियो में।